स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने टूल ज्योमेट्री डिस्कस किया था, मगर आप लोग को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था उन वाले नोट से। इन वाले नोट से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ टूल्स। तो हम लोग ने सिंगल पॉइंट हाँ होंगे और ठीक है। पॉइंट म्यूट कर लें। हाँ सब ठीक है। कौन नहीं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, टू पॉइंट कटिंग टूल हम लोगों ने देखा था। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो लेथ में हम लोग टूल सिंपल कटिंग के लिए यूज करते हैं वो आ जाता है। टू पॉइंट कटिंग टूल में हम लोग का ड्रिल बिट जो है जो टूल होता है वो आता है, ड्रिलिंग मशीन में यूज होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जो हम लोग मिलिंग मशीन में, ब्रोचिंग मशीन में, प्लेनिंग में, शेपिंग में जो यूज करते हैं वो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसमें एक से ज्यादा एंड दो से ज्यादा कटिंग एजेस होती हैं जिससे कटिंग प्रोड्यूस होती है। कटिंग single point cutting tool has a main cutting edge and a tool point from which the name of this cutting tool is derived. इसमें एक मेन कटिंग एज होती है और टूल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। और मेटल जो होता है वो रिमूव जो होता है इन फॉर्म ऑफ चिप्स होता है, चिप के फॉर्म में होता है। जैसे आपने शार्पनर देखा होगा, आपने जब पेंसिल को शार्प करते हैं तो देखा होगा, जब आप पेंसिल को रोटेट करते हैं तो फ्लेक्स निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? हेलो। ये तो निकलते हैं। हाँ, तो वो ऐसा टाइप ऑफ चिप्स निकलते हैं। तो मटेरियल जो रिमूव हो रहा है इन फॉर्म ऑफ चिप्स हो रहा है। तो वो जो कटिंग ब्लेड है हम आपके शार्पनर का, वो भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है। तो इसी तरीके से आपका जो सिंगल पॉइंट टूल होता है जो लेथ में यूज करते हैं वो भी होता है कि आपका जो मटेरियल रिमूव होता है फ्रॉम द वर्कपीस, इट इज इन फॉर्म ऑफ चिप्स एंड फ्रॉम द in order to cut the part of the desired shape and size, हम लोग जो मटेरियल रिमूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ चिप्स ही रिमूव करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एक से ज्यादा कटिंग एजेस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इन जो नोट्स हमने भेजे उसमें अंडरलाइन भी काफी चीजें हैं, उसमें आपको थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा पढ़ने में कि जो चीजें अंडरलाइन है वही आपको पढ़नी है। एक से ज्यादा कटिंग एज होती हैं एंड यूजुअली अचीव देयर मोशन रिलेटिव टू द वर्क पार्ट बाय रोटेटिंग। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बेसिकली रोटेट करता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हेड करता है टुवर्ड्स द वर्क पीस, मगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बेसिकली जब कटिंग के लिए आगे बढ़ाते हैं तो उसको रोटेट कराई के बढ़ाते हैं। ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो एंगल्स हैं, जो बाकी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये डायग्राम है बेसिकली एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। कल हम डिस्कस कर रहे थे आपसे कि ये जो पार्ट होता है वो होता है शैंक, जो आपका टूल पोस्ट पे लगता है। दिख रहा है सबको? क्लियर है? हेलो। यस सर, दिख रहा है। ये आपकी कटिंग एज है, ये वाली जो है ये कटिंग एज है, इसी के अलोंग कट करता है मटेरियल। जो ऊपर वाला सरफेस होता है जिसपे चिप होकर गुजरती है उसे रेक सरफेस कहते हैं। जो साइड वाला सरफेस होता है उसे फ्लैंक फेस कहते हैं। ये रेक फेस, ये फ्लैंक फेस, दो फेस होते हैं। ये जो कर्व है ये नोज कहलाता है और यही लीडिंग एज है इसकी, और यही लीड एंगल है। क्लियरेंस जो होता है वो सामने वाले जो हमारा फ्लैंक फेस है उससे लेते हैं, और रेक एंगल लेते हैं हम लोग रेक फेस से। कल हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें। ये एक बार डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल डायग्राम है, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम इसी बुक में दिया हुआ था, इसीलिए यही आपको दिया है। हील और क्लियरेंस एंगल, तो सामने की तरफ से ये जो एंगल है उसे हील एंगल कहते हैं। ये साइड रिलीफ एंगल है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके जो मशीन सरफेस है उससे रेक फ्लैंक फेस को टच होने से रोकता है। और ये फेस जो है वो आपका रेक फेस है, इसी के अलोंग चिप आपकी होके जाती है। बात करते हैं रेक एंगल की। रेक एंगल क्या होता है? बेसिकली टूल ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमें रेक एंगल रेक सरफेस से निकालते हैं। इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप साइड ऑफ द टूल।
टूल के टॉप साइड पे होता है with the tool tip at the center line of the workpiece. The rake angle is determined by the angle of tool as it goes away from the workpiece center line location. ये है आपका rake angle, top rake, and this is the rake angle. It is always on the top surface of the tool. और ये है आपका बैक रेक. दो तरीके के एंगल होते हैं, एक टॉप रेक, एक बैक रेक. There are two rake angles, back rake, side rake. In most turning and boring operation, it is the side rake that is most influential. मतलब जो टर्निंग और बोरिंग ऑपरेशन जो हम करते हैं उसमें साइड रेक ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कट. क्योंकि वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम कट कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में होता है, इसीलिए साइड रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Rake has two major effects during the metal cutting. पहला होता है कि rake it influences on tool strength. Rake एंगल का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो टूल स्ट्रेंथ पे होता है. टूल कितना जो है स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, टूल सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा. और दूसरा है द अदर मेजर इफेक्ट ऑफ रेक एंगल इज इट इन्फ्लुएंसेस द कटिंग प्रेशर. दूसरा जो है दो इफेक्ट करता है ये टूल पे, एक तो टूल की स्ट्रेंथ पे और दूसरा कटिंग प्रेशर पे, कितना कटिंग प्रेशर वो डिलीवर कर रहा है वर्कपीस पे. An insert with a positive rake angle reduces cutting force by allowing chips to flow freely across the rake surface. Inserts के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में. इस सब्जेक्ट में आपके इम्पोर्टेंट है नहीं. इंसर्ट बेसिकली वो होता है जब हमारा टूल बहुत छोटा होता है तो हम लोग इंसर्ट्स लगाते हैं ताकि हम टूल को होल्ड कर सके, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, और उनको लोकेट कर सके. इंसर्ट का काम वो होता है. इसके फिगर्स हम आगे कभी डिस्कस करेंगे. साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल के साथ साथ साइड रेक एंगल भी दिया जाता है. ये एंगल नॉर्मली डिटरमाइंड बाय द टूल मैन्युफैक्चरर. जो टूल मैन्युफैक्चर करता है वो पहले से प्री डिफाइंड साइड रेक एंगल उस टूल का देता है. ईच मैन्युफैक्चरर टूल में वैरी स्लाइटली, but usually an insert from one manufacturer can be used in the tool holder from another. When back rake is positive, so is the side rake, and when back rake is negative, so is the side rake. अगर back rake एंगल पॉजिटिव होगा तो साइड रेक भी पॉजिटिव होगा, अगर बैक रेक नेगेटिव होगा तो साइड रेक एंगल भी नेगेटिव होगा. और साइड रेक एंगल हमारा जो है, जो मैन्युफैक्चरर है वो वही देता है, पहले से प्री डिफाइन करता है. अब जो साइड और एंड रिलीफ एंगल है, मतलब जो हमारे बेसिकली क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल है, वो क्या होता है? रिलीफ एंगल आर फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टू एलिमिनेट टूल ब्रेकेज एंड इंक्रीज टूल लाइफ. रिलीफ से हम समझ ही रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर रहा होगा, और रिलीफ इन टर्म्स ऑफ टूल ही होगा. टूल को बिना तोड़े उसकी सर्विस लाइफ उसकी पूरी होना, और उसकी लाइफ जो है, जितने कटिंग लाइफ है उसकी, वो इंक्रीज करना, रिलीफ एंगल इन्हीं के लिए काम आता है. तो रिलीफ एंगल के बेसिक्स दो पर्पस होते हैं: एलिमिनेट टूल ब्रेकेज, टूल को टूटने से बचाता है, दूसरा है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है. ज्यादा कुछ इसमें इसके बारे में ना पढ़िएगा, बस यही पढ़ लीजिएगा. इफ द रिलीफ एंगल इज टू लार्ज, बहुत ज्यादा है, तो कटिंग टूल में चिप और ब्रेक. अगर बहुत ज्यादा रिलीफ एंगल, बहुत बड़ा रिलीफ एंगल दे दिया आपने तो आपका कटिंग टूल टूट जाएगा. और अगर कटिंग रिलीफ एंगल बहुत छोटा है तो टूल रब करेगा वर्कपीस से और एक्सेसिव हीट जनरेट करेगा और हमारा टूल जो है वो घिस जाएगा जल्दी. प्रीमेच्योर डलिंग, प्रीमेच्योर डलिंग मतलब टूल जल्दी से जल्दी घिस जाएगा. तो ये है रिलीफ एंगल. लीड एंगल जो हमने देखा भी सामने टूल के फ्रंट पे था, यहाँ पे हमने देखा था, ये लीड एंगल है, ये टूल के फ्रंट पे है, दिस सरफेस पे. दिस इज लीड एंगल. लीड एंगल इज डिटरमाइंड बाय टूल होल्डर व्हिच मस्ट बी चोजन फॉर ईच पर्टिकुलर जॉब. हर पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग लीड एंगल हम लोग चूज करते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है टूल होल्डर को चूज करने के लिए. व्हेन चूजिंग अ टूल होल्डर,
Positive lead angle is most commonly used and should be the choice for the majority of application. Basically हम lead angle जब भी choose करते हैं तो positive ही choose करते हैं और इसके दो फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन होता है कि चिप को थिन करता है, जो हम मटेरियल कट कर रहे हैं उनकी चिप को थिन करता है. दूसरा है इट प्रोटेक्ट द इंसर्ट, जो हमारा जिसमें हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है इंसर्ट में, उसको प्रोटेक्ट करता है. तो इसके लीड एंगल के मेन फंक्शंस होते हैं. पहला चिप को थिन करना और दूसरा हमारे जो है इंसर्ट को प्रोटेक्ट करना. बात करते हैं कल हम लोगों ने टूल नोमेनक्लेचर भी देखा था और बताया था दो तरीके के टूल नोमेनक्लेचर होते हैं. एक अमेरिकन सिस्टम होता है, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है ORS. तो हमें बेसिकली टूल नोमेनक्लेचर यहाँ से पढ़ना है. तो टूल नोमेनक्लेचर एक अमेरिकन सिस्टम है और उसमें क्या है, हमने कल देखा था PSES ESN. हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था कैसे इसको याद करना है. बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज और नोज रेडियस. ये इस तरह से हमें याद करना होगा. अमेरिकन सिस्टम में यही हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके बिहाफ पे हम टूल को नोमेनक्लेचर मतलब टूल के साइज को डिफाइन करते हैं. बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ या क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ या साइड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस. और इसको हम लोग इस चीज़ों से डिनोट करते हैं. हम लोग हमेशा रेक एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा. बैक रेक अल्फा बी, साइड रेक अल्फा एस. क्लियरेंस एंगल को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा. एंड क्लियरेंस गामा ई, साइड क्लियरेंस गामा एस. उसके बाद कटिंग एज को हम लोग जो है साई से डिनोट करते हैं, साई ई. एंड एंड कटिंग एज साई ई है और साइड कटिंग एज साई एस है. और आखिरी में नोज रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं. तो ये बेसिकली एक सिस्टम है अमेरिकन सिस्टम जिसके बिहाफ पे हम टूल को नोमेनक्लेट करते हैं. नोमेनक्लेचर जो होता है टूल को डिफाइन करते हैं. अमेरिकन सिस्टम में टूल एंगल, the angles are specified independently of the position of the cutting edge. बिना कटिंग एज के पोजीशन पे यानी कि डिफाइन किए हुए हम लोग सारे एंगल्स को डिफाइन करते हैं इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड में. It is therefore does not give any indication of the behavior of tool in practice. इसीलिए अमेरिकन सिस्टम टूल के जो बिहेवियर है उसको शो नहीं करता है. दूसरा है आपका ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ORS. ये ORS जो है उसमें आपका इंक्लिनेशन एंगल से शुरू होता है और इंक्लिनेशन एंगल, ऑर्थोगोनल रेक, फिर साइड रिलीफ, एंड रिलीफ जैसे पिछले वाले में था वैसे ही है, फिर एंड कटिंग एज एंगल, अप्रोच एंगल और फाइनली नोज रेडियस. ऑर्थोगोनल बेसिकली ज़्यादातर यूज नहीं होता है, ज़्यादातर अमेरिकन सिस्टम ही यूज होता है. तो हम लोग अमेरिकन सिस्टम ही ज़्यादातर, कभी भी आपको पूछेगा एग्जाम में, अगर मान लो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप अमेरिकन सिस्टम ही एक्सप्लेन करोगे बस. ऑर्थोगोनल सिस्टम में इंक्लिनेशन एंगल आई से शो करते हैं. अल्फा हम जानते हैं रेक एंगल है तो ऑर्थोगोनल रेक. गामा और गामा 1 साइड रिलीफ और एंड रिलीफ है या साइड क्लियरेंस एंड क्लियरेंस है. एंड कटिंग एज एंगल साई ई से. अप्रोच एंगल या एंटरिंग एंगल लैम्डा से और फाइनली नोज रेडियस आर से शो करेंगे. तो ये है आपका ORS सिस्टम या ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम. ये तो बेसिकली पहली हमारी PDF थी. दूसरी PDF ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग की थी, कल हम लोग ने डिस्कस किया था. ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग डायग्राम देख लेते हैं. ये कल हमने बताया था जब जो है हमारा ये टूल का कटिंग एज हमारे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है तो उस टाइप की कटिंग को हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं. और जब हमारा ये टूल का कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी से एट एनी अदर एंगल अदर देन 90 होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर उसमें आ जाता है तो दैट इज
obliquity and this cutting is known as oblique cutting. ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसलिए ये फिगर हमने आज दिखाने के लिए इसको डाला था ताकि आप लोग थोड़ा क्लियरली समझ सकें कि ऑब्लिक और ऑर्थोगोनल कटिंग में डिफरेंस क्या है। इसमें बेसिक है ये, यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग के बारे में दिया हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। इन ऑब्लिक कटिंग द कटिंग एज एंड द कटिंग मोशन आर यूजुअली नॉट परपेंडिकुलर, जैसा कि अभी हमने बताया कटिंग एज जो होती है टूल की और जो कटिंग का मोशन है दे आर नॉट परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री के कुछ अदर एंगल पे ही होंगे। ये बेसिकली 3 डायमेंशन कटिंग कहलाती है। ऑर्थोगोनल कटिंग जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चिप्स की। जो हमारे मटेरियल कटता है तो मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा होता है, तो उसमें बेसिकली 3 टाइप की चिप्स हमें बनती हैं। पहली बनती है डिसकंटिन्यूअस चिप, से टाइप 1 कहते हैं, मतलब सेगमेंटल। कभी कभी देखा होगा पेंसिल कच्ची होती है, कभी कभी देखा होगा पेंसिल कच्ची होती है तो क्या होता है कि जो हमारे जो शार्पन करते हैं हम लोग तो वो टुकड़ों में टूटने लगती है, तो वही डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ चिप्स कहलाती है। सेगमेंटल या डिसकंटिन्यूअस, ये जब मटेरियल ब्रिटल होता है जैसे कास्ट आयरन है या हार्ड ब्रॉन्ज है, तो उनको जब कट करते हैं तो उनमें हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलती हैं इस तरीके की। ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्कपीस है। जब जैसी टूल जो है मटेरियल को कट करता है तो इसमें जो चिप्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब ब्रेक करती रहती हैं। लैटरल डिफॉर्मेशन होता है फॉलोइंग अ क्रैक, सारी चिप्स के बीच में क्रैक होता है। इसमें आसानी ये रहती है कि लंबी लंबी चिप्स नहीं बनती हैं जिससे हमें बार बार चिप्स को तोड़ना नहीं पड़ता है। दूसरी जो चिप्स होती है वो कंटिन्यूअस चिप्स होती हैं। डिसकंटिन्यूअस पहली वाली जो थी वो ब्रिटल मटेरियल के लिए थी, और जब हम सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को कट करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस चिप मिलती है, मतलब लगातार बिना टूटी हुई चिप्स, एकदम प्लेन चिप्स मिलती हैं। देखिए समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस अच्छा, सर। और तीसरे टाइप की चिप्स जो होती हैं वो उसे कहते हैं चिप्स कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एजेस। जब जो है जब हीट जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और कंटिन्यूअस चिप्स बनती हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे जब चिप जो है टूल के सरफेस के ऊपर, रेक सरफेस के ऊपर से जाती है तो उसमें चिपकने लगती है, एडहेयर होने लगती है, तो उस कंडीशन को बिल्ट अप एजेस कहते हैं। और वहाँ पे हमारा कुछ मटेरियल जो है वो टूल के सरफेस पे चिपक जाता है, इसी को हम लोग बिल्ट अप एजेस कहते हैं। द मेटल ahead of the cutting is compressed and form a chip which begin to flow along the chip tool interface as a result of high temperature। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो जाता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चिप। फ्रिक्शन की वजह से हमारा एडहेरेंस हो जाता है, मतलब some particle of metal begins to adhere, मतलब चिपकने लगते हैं edge of the cutting tool पे, while the chip shears away, मतलब shears मतलब कट होना, चिप जो है टूट जाती है। As the cutting process continues, more particle adhere to cutting edge। धीमे धीमे क्या होता है कि चिप में थोड़ा थोड़ा पार्ट फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से कटिंग टूल की टिप पे कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, the built up edges increases in as in increase and become more unstable। धीमे धीमे उनका साइज बड़ा होने लगता है और अनस्टेबल होने लगता है, और इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन फ्रैगमेंट्स आर टॉर्न ऑफ, जब कुछ उसके फ्रैगमेंट जो है, जो बिल्ट अप एजेस है वो हमारे टॉर्न ऑफ हो जाते हैं और चिप्स के साथ जाने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग बिल्ट अप एजेस कहते हैं, BUE। ये देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता मटेरियल, मगर धीमे धीमे हमारे चिप पे टूट टूट के ये मटेरियल साथ में जाने लगता है, इसी को हम लोग बिल्ट अप एजेस कहते हैं। कंटिन्यूअस चिप्स में भी ये मिलता है। ये आज पढ़ाया हमने आपको, ये आप एक बार देख लीजिएगा।